नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया देश की बात में। मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा का आज से विशेष सत्र। 288 विधायक लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। आज से 3 दिन के लिए बुलाया गया है विशेष सत्र। अजीत पवार की जब्त की गई 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज होगी। ट्रिब्यूनल बोला बेनामी लेन देन नहीं हुआ। आयकर विभाग ने 2021 में सीज की। किसानों ने दिल्ली मार्च टाला, 1 दिन का अल्टीमेटम दिया। दोपहर में बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 8 घायल। अहमदाबाद और मुंबई की 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 13.5 करोड़ रुपए बरामद। देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को भी मंजूरी। दिल्ली में दिसंबर में पहली बार पारा 10 सेल्सियस से नीचे। मध्य प्रदेश राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी। श्रीनगर में तापमान -4.1 सेल्सियस। हिमाचल में 2 दिन बाद बारिश की खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर और दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन के कड़े इंतजाम। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट की दीवार बनाई। दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आज भी है तैनात। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 जवान तैनात। पुलिस प्रशासन ने वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद रखे हैं। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने किए हैं कड़े इंतजाम। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट की भी दीवार बनाई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आज भी तैनात। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आज भी तैनात रहेंगे। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद वहां रखे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने किए हैं कड़े इंतजाम। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट की भी दीवार बना दी है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आज भी तैनात रहेंगे। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आज भी तैनात रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने वज्र वाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद रखे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन के इंतजाम पूरी तरीके से तैयार हैं। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट की दीवार भी बनाई है। साथ ही पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की फोर्स भी तैनात रहेगी। दिल्ली से आपको सबकी अहम खबर बता रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 जवान तैनात रहेंगे। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का ऐलान। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता ने किया बड़ा ऐलान। शंभू बॉर्डर से किसान पंजाब सरकार से खुश नहीं। दिल्ली से आपको इस वक्त अहम खबर बता रहे हैं, केंद्र सरकार किसानों से बात करने के मूड में नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बड़ा बयान सामने आ रहा है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 13वां दिन है। खनौरी बॉर्डर पर हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल
किसानों के विरोध प्रदर्शन ने 300 दिन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। अब किसान किसी से भी खुश नहीं है, पंजाब सरकार से भी लोग खुश नहीं हैं। खनौरी बॉर्डर पर हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने 300 दिन पूरे कर लिए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का ऐलान सामने आ रहा है। शंभू बॉर्डर से किसान पंजाब सरकार से खुश नहीं हैं। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान सामने आ रहा है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 13वां दिन है। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने 300 दिन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 13वां दिन है। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने 300 दिन पूरे किए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बड़ा बयान सामने आ रहा है। इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। किसान नेता ने सरकार को बातचीत का दिया है समय। दिल्ली से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। सरवन सिंह पंधेर ने सरकार को बातचीत का समय दिया है। केंद्र सरकार से वार्ता के लिए किसान आज करेंगे इंतजार। दिल्ली से इस वक्त की आपको अहम खबर बता रहे हैं। हम और हमारे किसान सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। दिल्ली से आपको सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों ने कृषि मंत्री से वार्ता करने का किया आह्वान। 8 दिसंबर को 12 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली करेगा कूच। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। किसान नेता ने सरकार को बातचीत करने का समय दिया है। सरवन सिंह पंधेर ने सरकार को बातचीत करने का समय दिया है। दिल्ली से आपको सबकी बड़ी खबर बता रहे हैं। केंद्र सरकार से वार्ता के लिए किसान आज इंतजार करेंगे। कहा, हम और हमारे किसान सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। दिल्ली से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। किसानों ने कृषि मंत्री से वार्ता करने का किया।
इसी खबर पे हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी जी, सरकार से बातचीत करने का समय दिया गया है, क्या कुछ पूरी अपडेट आपके पास इस वक्त क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। को करौली बॉर्डर हो चुके हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो है सरवन सिंह पंदे, उन्होंने सरकार से बातचीत करने का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि मैं सरकार से विद्रोह नहीं चाहता, ना सरकार से लड़ना चाहता, ना किसान सरकार से लड़ना चाहते हैं। किसान के जो सरकार के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो हमारे बीच में आए, हमारी बातें माने, हमारी मांगों को पूरा करें और हम विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहता। वहीं मैं आपको बता दूं, भूख हड़ताल आज 13वां दिन हो गया जो अनमरण अनशन का उन्होंने संकल्प लिया है किसान नेता जो सरवन सिंह पद्देर हैं, और आज उनका 13वां दिन पूरा हो चुका है भूख हड़ताल का, जिसको लेकर के वही करौली बॉर्डर पे किसान जो है बैठे हुए हैं। और कहीं न कहीं शंभू बॉर्डर पे कल 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए जो पैदल के लिए मार्च किया था, मार्च के लिए निकला था, वहीं हरियाणा सरकार और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा उनको वहां रोका गया, उन पे आंसू गैस के गोले दागे गए। तो किसान को कहीं ना कहीं हटाने में तो सरकार कामयाब रही है, लेकिन वही किसान नेता की माने तो वो ना हरियाणा सरकार से खुश है, ना पंजाब सरकार से खुश है और ना दिल्ली सरकार से खुश है। अगर दिल्ली सरकार का कोई मंत्री किसी मंत्री के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि वो उनसे बातचीत करें और उनकी बातों को माने। दीपिका, ये यहाँ पे आज 300 दिन पूरे हो गए हैं, चूंकि आज जैसा आपने बताया कि 13वां दिन आज है हड़ताल का और सरकार की तरफ से कोई बातचीत का ऐलान नहीं किया गया और आज खुल के आ रहा है कि 8 दिसंबर की तारीख तय की गई है। तो किन किन मुद्दों पे बात करने की संभावना देखी जा रही है? दीपिका, जो किसानों का जो बड़ा मुद्दा है वो उनका एमएसपी को लेकर के है, जो न्यूनतम फसल की दरें है उसको लेकर के, दूसरा किसानों का कर्ज माफी को लेकर के है। जो हरियाणा और पंजाब का जो है किसानों की जो मेन जो मांगे हैं, उनका सबसे पहली मांग एमएसपी है, दूसरा कर्ज माफी को लेकर के है, तीसरा खाद और उनके बीज के दाम महंगे हो रहे हैं और उनकी जो फसल है कम कीमत में खरीदी जा रही है। तो उनका जो मांग है, सरकार का जो सबसे मेन मांग जो है वो एमएसपी है, दूसरी मांग जो है उनके कर्ज माफी है, जिसको लेकर के किसान आज 300 दिन से धरने पे बैठे हैं। लेकिन अभी तक उनसे जब कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ सरकार का, ना कोई केंद्र सरकार से कोई मंत्री आया उनसे बात करने, ना हरियाणा सरकार से उनसे कोई बात करने आया, तो उसके बाद कल किसानों ने फैसला लिया 101 किसान की हम दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे, वहां पे अपनी मांगों को मांगेंगे। लेकिन कल उनको रोक लिया गया। वही किसान नेता सरवन सिंह पद्देर ने ऐलान किया है कि वो एक दिन का इंतजार करेंगे, उसके बाद 8 दिसंबर को फिर 101 किसानों का जो जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने जा रहा था, जिसको रोका गया, वो 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। उसके लिए चाहे उनको पुलिस से लड़ना पड़े या प्रशासन से लड़ना पड़े, उनका कहना है कि हम दिल्ली जाके ही रहेंगे और अपनी बात को मनवा के रहेंगे, सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। और या अगर वो एक दिन के अंदर सरकार का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर हमारे बीच आते हैं और हमारी बातों को मानते हैं तो हम धरना यहीं से खत्म कर देंगे, हमें दिल्ली नहीं जाना होगा। तो क्या लग रहा है, जैसे कि एमएसपी की जो मांग है, फसल कर्ज माफी को लेके मांग है, तो क्या पूरा होने की संभावना नजर आ रही है? क्योंकि लगातार ये 13वां दिन है और 300 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान लगातार अपना प्रदर्शन जारी कर चुके हैं। कल चूंकि ये खबर सामने आ रही थी कि 45 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लाठीचार्ज भी की गई है। दीपिका, आज धरना का जो है करीब 300 दिन पार कर चुका है। अगर कहीं न कहीं सरकार की मंशा देखी जाए तो किसानों का जो कर्ज माफी है या किसानों के एमएसपी को लेकर के उस पर कोई ठोस कदम अभी सरकार के द्वारा उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर सरकार कोई ठोस कदम उठाती तो आज 300 दिन से धरने पे किसान बैठे हैं, अब तक उनके बीच में कोई सरकार का या केंद्र सरकार का या प्रदेश सरकार का कोई ना कोई नेता उनके बीच में आता, कोई मंत्री उनके बीच में आता और उनकी बातों को आगे रखता। लेकिन देखा जाए अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब नोएडा से किसानों ने कूच किया, नोएडा के किसानों का मांग था, उनका जो है बढ़ा हुआ मुआवजा 10% के प्लॉट को लेकर के मांग, किसानों को अरेस्ट कर लिया गया, उनका धरना जबरदस्ती खत्म करा दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए किसानों को लेकर के सरकार की मंशा ठीक नहीं है। दीपिका, अगर सरकार की मंशा ठीक है तो सरकार को आना चाहिए और किसानों के बीच में बात करना चाहिए, किसानों की बातों को रखना चाहिए। वहीं अगर किसान जो है कल भी जब 101 किसानों का जत्था जब दिल्ली के लिए निकला तो वहां उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए,
उनसे धक्का मुक्की की गई, किसानों पे लाठियां भी चलाई गई जी। और जिसको लेकर के किसानों को अरेस्ट भी किया गया। तो दीपिका, अगर किसान की बात मानना, सरकार किसान की बात मान रही होती तो अब तक के सरकार का कोई ना कोई मंत्री किसानों के बीच में आता जो इनकी बातों को मानता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दीपिका, तो सरकार की मंशा किसानों को लेकर के ठीक नहीं है। अगर किसान अपनी बातों पर अड़े रहे तो हो सकता है कि सरकार की इनकी सुनवाई हो। फिलहाल सरवन सिंह पदेर ने अल्टीमेटम दिया, अगर उनका कोई मंत्री आता है तो वो लोग धरना खत्म कर देंगे, नहीं तो 8 दिसंबर को वो शंभू बॉर्डर से फिर पैदल कूच दिल्ली के लिए करेंगे। अच्छा, अभी अनिल विज का भी बयान सामने आया था कि किसानों को पहले इजाजत लेनी चाहिए। यहाँ भारत पूरी तरह से कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ पे ऐसी बात सामने आ रही है कि किसानों को पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। देखकर कृषि प्रधान देश जो है भारत को कहा जाता है और किसानों को पहले वरीयता भी दी जाती है, लेकिन वहीं जब कल जब शंभू बॉर्डर से एक किसानों का जत्था निकला, उसके बाद हरियाणा सरकार के जो मंत्री है अनिल विज, उनका बयान आया। उन्होंने कहा किसानों को अगर दिल्ली जाना है तो उनको इजाजत लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा सरकार के मंत्री पद पे अनिल विज बैठे हुए, उनको इजाजत लेने के बजाय उनको किसानों के बीच आना चाहिए दीपिका, और उनको किसानों से बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अनिल विज जो मंत्री है सरकार के, उनको केंद्र सरकार में किसानों की बात रखनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यह है कि जो मंत्री है या कोई नेता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे हरियाणा के मंत्री हो, इनको जो है किसानों के बीच में आकर के बात करनी चाहिए, ना कि किसानों को। अगर देखा जाए तो किसान सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारे बीच में आके बात करें, और वहीं सरकार के मंत्री जो है वो किसानों को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आपको दिल्ली जाना है तो आप परमिशन ले, अगर नहीं परमिशन लेते हैं तो आपके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, आपको रोका जाएगा, सीमा सुरक्षा बल लगा दिया। वहीं मैं आपको बता दूं, पहले तो हरियाणा सरकार ने जो है बॉर्डर पर जो है बैरिकेटिंग लगाया था, आज उन्होंने पक्की दीवार उठा दी है, ईंट की दीवार बना दी है, जिससे किसान दिल्ली ना जा पाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों को दिल्ली ना जाने देने का, रोकने का सरकार का अपना पूरा प्रयास है। और दीपिका, किसानों की बातें अगर नहीं मानते हैं तो एक किसान का जो जत्था है वो किसानों द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है, तो वो 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगा। बिल्कुल दीपिका। अच्छा, इसी बीच सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया था कि लापरवाही और अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो संभल हो चाहे वो इस हिंसा की बात की जाए। प्रशासनिक अमला इस मुद्दे को लेकर कितना सजग नजर आ रहा है, ये हमें बताएं। गौतम बुद्ध नगर के किसानों ने दिल्ली कूच किया तो उनको रोका गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। पहले दिन उनका जबरदस्ती जो है उनका धरना खत्म कर दिया गया पुलिस के द्वारा दलित प्रेरणा स्थल से। उसके बाद दूसरे दिन किसान नेता राकेश टिकैत, जो उन्होंने महापंचायत के लिए एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर उन्होंने पंचायत बुलाई, जहां पे राकेश टिकैत को आना था, लेकिन राकेश टिकैत को गौतम बुद्ध नगर पहुंचने से पहले अलीगढ़ जनपद में टप्पल थाना क्षेत्र में उनको अरेस्ट कर लिया गया। वहीं उनको रोका गया और उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आप गौतम बुद्ध नगर नहीं जा सकते। तो राकेश टिकैत ने भी प्रशासन से ये गुहार लगाई कि ठीक है, हमारे जो अरेस्ट किए गए किसान नेता हैं उनको छोड़ दिया जाए, और तो हम गौतम बुद्ध नगर नहीं जाएंगे और हम सरकार से अपनी बात रखेंगे, शांतिपूर्वक धरना करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उनको, किसानों को तो छोड़ दिया गया, गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वहां जब उनका एक्सप्रेस वे पे दूसरे दिन महापंचायत का धरना चला था, वहीं देर रात भारी पुलिस बल लगा करके उन्हें सभी किसानों को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। दोबारा अरेस्ट करने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से एक बयान आया कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो संभल हो चाहे गौतम बुद्ध नगर हो। गौतम में उसके बाद यहाँ गौतम बुद्ध नगर धारा 163 का उल्लंघन बताते हुए किसान नेता, कल भी सारा दिन किसान नेताओं को घर में नजरबंद रखा गया। वहीं जहां किसान के कुछ भी टुकड़ी निकली, 2, 4, 6 जितने लोग किसान निकले उनको अरेस्ट कर लिया गया। कल भी उनको जेल भेजा। करीब कल भी 300 किसानों की गिरफ्तारी गौतम बुद्ध नगर पे हुई है। तो कहीं नहीं कहीं देखा जाए, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे वो 10% प्लॉट का हो, चाहे बड़े हुए मुआवजे का हो या कर्ज माफी का हो, तो इन सारे मामलों को किसानों की मांगों को लेकर के सरकार जो है नजरअंदाज कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर गोलीबारी की जा रही है। शंभू बॉर्डर पे कल उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, किसानों के साथ काफी पुलिस द्वारा बर्बरता की गई। तो इसको लेकर के किसान नेता, चाहे वो
गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे हरियाणा या पंजाब के किसान हो, किसान रोड पर है। जिसका असली बात यह है कि किसान रोड पर है और किसानों की सरकार अभी उनकी बात कोई नहीं सुनी जा रही है सरकार में, और उनका एक धारा 163 का उल्लंघन बताते हुए किसानों को अरेस्ट किया जा रहा है। वही किसान नेता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं सरकार को कि हम 8 तारीख में फिर दिल्ली कूच करेंगे। वही पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है कि हम 8 तारीख को फिर दिल्ली कूच करेंगे। वही नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के किसानों का कहना है वो अपना, अब जब किसानों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको घर में नजरबंद किया जा रहा है, तो वहीं कई सारी वो अपनी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रिलीज जारी कर रहे हैं, जो प्रार्थना पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें कभी केंद्रीय मंत्री के लिए उन्होंने गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए और उनको धरना प्रदर्शन शांति पूर्वक करने दिया जाए, और कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लेटर लिख रहे हैं। तो ये किसानों की स्थिति है उत्तर प्रदेश में और हरियाणा और पंजाब में। दीप का सरकार की तरफ से हमेशा ये बात सामने आई है कि एमएसपी को लेकर एक नई स्कीम लागू की जाती रहती है, या फिर किसान सम्मान निधि योजनाएं, इतनी सारी स्कीम्स जो हैं वो सरकार की तरफ से हमेशा देखी जाती रही है किसानों को लेकर। लेकिन आज चूंकि 8 दिसंबर की तारीख दे दी गई और 300 दिन देखिए अब पूरे हो चुके हैं, इतना लंबा समय जो लिया गया किसानों से वार्ता करने के लिए, ये एक अलग ही दिशा दे रही है। दीपिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना जो है, या किसानों के लिए खाद बीज के लिए जो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी मैं एक डिबेट में देख रहा था 3 दिन पहले कि किसान है वो खाद के लिए जाता है और 3 दिन वो लाइन लगाता है, फिर उसका जब नंबर आता है, पहले पर्ची कटाता है, फिर बाद में वो पता चलता है कि खाद खत्म हो गई। ऐसे वो 3 दिन तक जब चक्कर काटता है तो फिर लास्ट में मजबूर होकर के वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी बात को रखता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, सरकार की जो योजनाएं हैं वो सरकार चलाती तो है जरूर, लेकिन वो कहीं ना कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रही। बड़ी बात यह है कि नोएडा प्राधिकरण की बात कर लूं मैं, अभी नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यहाँ पे मुआवजे को लेकर के किसान बैठे थे जिनके साथ सरकार द्वारा बर्बरता की गई। तो यहाँ के किसानों को कहना है कि जो गौतम बुद्ध नगर में धारा 2013 के अधिनियम के तहत जो प्लॉट आवंटन किया था, जो सरकार ने वादा किया था कि 10% प्लॉट और बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा, तो वो 10% का प्लॉट उनको दिया जाए, जिसको लेकर के यहाँ पे बैठे। वहीं जब गौतम बुद्ध नगर में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ जेवर का, तो सरकार का जो धारा 2013 के अधिनियम के तहत सरकार ने वादे किए थे किसान से कि जो शहरीकरण है वहां पे 10% प्लॉट और मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो देहात क्षेत्र है वहां पर 4% बढ़ा हुआ मुआवजा और 20% का प्लॉट दिया जाएगा। लेकिन वही अगर यमुना प्राधिकरण की मंशा देखी जाए तो जेवर एयरपोर्ट बनाने से पहले देहात क्षेत्र को शहरीकरण घोषित कर दिया गया है। तो ये सब मांगे हैं किसानों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो सरकार की मंशा है वो किसानों को लेकर के ठीक नहीं है, और किसान आज अगर रोड पे बैठे हैं तो वो सरकार की देन है, क्योंकि सरकार अगर उनकी बातें सुनती तो आज 300 दिन हरियाणा और पंजाब के किसानों को नहीं हो जाते। और यही नोएडा प्राधिकरण, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की आपको बात करूं, जो उत्तर प्रदेश के किसान है उनका कहना है कि हम 18 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आए दिन दिक्कत छोटे छोटे धरना प्रदर्शन कभी नोएडा अथॉरिटी पे, कभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे, कभी यमुना प्राधिकरण पे किसान करते रहते हैं। वहीं सरकार के द्वारा इनसे वादा तो कर लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके वादों को पूरा नहीं किया जाता है, जिससे किसान बार बार धरने पे बैठने को मजबूर है। दीपिका। अशोक द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज्यादा जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे लगातार। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से आपको अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी।
महाकुंभ और शहरी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में मेला और जिला प्रशासन की बैठक। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, शहर में चल रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी पदाधिकारियों से भी वार्ता करते नजर आएंगे सीएम योगी। आलोपी बाग फ्लाईओवर और सड़क का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। खोया पाया केंद्र पब्लिक एकोमोडेशन सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। मेला पुलिस लाइन में सुरक्षा कर्मियों को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अखाड़ों के अलावा अन्य संस्थानों के संतों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। साथ ही शिवालय पार्क और नैनी एसटीपी का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। साथ ही शहरी क्षेत्र का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, शहर में चल रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। बीजेपी पदाधिकारियों से भी वार्ता करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आलोपी बाग फ्लाईओवर और सड़क का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खोया पाया केंद्र पब्लिक एकोमोडेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। मेला पुलिस लाइन में सुरक्षा कर्मियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अखाड़ों के अलावा अन्य संस्थानों के संतों से शिवालय पार्क और नैनी एसटीपी का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। इसी खबर पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज की बात कर रहे थे हम आपसे। प्रयागराज से अहम खबर बता रहे हैं आपको, सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। मेला पुलिस लाइन में सुरक्षा कर्मियों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। अखाड़ों के अलावा अन्य संस्थानों के संतों के साथ बैठक करते नजर आएंगे सीएम योगी। साथ ही शिवालय पार्क और नैनी एसटीपी का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। प्रयागराज से अहम खबर बता रहे हैं आपको, सीएम योगी का आज प्रयागराज का दौरा। दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सीएम योगी। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। साथ ही शहरी क्षेत्र का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। सर्किट हाउस में मेला और जिला प्रशासन की बैठक लेंगे सीएम योगी। साथ ही शहर में चल रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आलोपी बाग फ्लाईओवर सड़क का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी, जैसा कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और समीक्षा बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ, क्या पूरी जानकारी, पूरा अपडेट अभी तक का क्या है आपके पास, हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी आ रही है मधुर जी जी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रयागराज का दौरा है, करीब 5.25 घंटे वो प्रयागराज में रहने वाले हैं और करीब 1 बजे जो है वो पुलिस लाइन पे हेलीपैड जो बना हुआ है वहां पे वो आएंगे और वहां से जो है उनका कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद सीधे वो सर्किट हाउस के लिए जाएंगे, जहाँ पे सर्किट हाउस में वो अधिकारियों से जो
13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसकी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी पूरी बैठक करेंगे, उसकी पूरी तैयारी को जायजा लेंगे और जितने भी यहाँ के आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे उस समय सर्किट हाउस के अंतर्गत, जहाँ पे वो पूरी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में वो मतलब पूरा यहाँ पे जो निरीक्षण करते हुए जाएंगे कि हाँ जो तैयारियां चल रही है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। क्योंकि 13 दिसंबर को जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे दौरा है, वो भी निरीक्षण के लिए यहाँ पे महाकुंभ की तैयारी के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वहां से फिर जब निकलेंगे सर्किट हाउस से, उसके बाद वो मेला प्राधिकरण की तरफ जाएंगे, समूह की तरफ जाएंगे, जिसके लिए खास तौर से वो यहाँ पे आ रहे हैं। संगम मेला प्राधिकरण के अंदर जो ऑफिस बनाया गया, अस्थायी ऑफिस बनाया गया है, उसका जो है आज वो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन तो उसका पहले हो चुका है, लेकिन उसके कलेक्ट्रेट का आज वो उद्घाटन करेंगे, क्योंकि कलेक्ट्रेट में जो है अब जो वहाँ का पूरा अपना एक प्रशासन होने जा रहा है, एक अपना पूरा शासन वहाँ पे होने जा रहा है। पूरे अधिकारी और उसके जो जिलाधिकारी जो होंगे वो अपने खुद के होंगे। यहाँ प्रयागराज के जो अधिकारी होंगे, जिलाधिकारी वो अलग होंगे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलग होंगे, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलग अलग होंगे, जो मिल करके सारा काम करेंगे। इसके साथ साथ जो जिलाधिकारी है, जो वहाँ के जो कुंभ मेला अधिकारी हैं, उन्हीं को जो है जिलाधिकारी बनाया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बैठक होगी उसमें जो है वो सारे जो है निरीक्षण करेंगे और इस कलेक्ट्रेट का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आज के बाद से जितना भी काम वहां पे होगा, जो अधिकारी होंगे, जो पूरा, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो एक महाकुंभ नया जिला घोषित कर दिया गया है, महाकुंभ नगरी जिसे कहा गया है, तो उसमें जो है पूरा उनका अपना प्रशासन होगा और वो पूरा प्रशासन जो है अपना वहां का पूरा करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार का जो है 2025 का महाकुंभ जो है आयोजन होना है, जिसका पूरी जो जिम्मेदारी इस प्रशासन के ऊपर होगी। इसके साथ साथ नो डाउट लोकल प्रशासन भी उनके साथ पूरी सहायता करेगा, रेलवे प्रशासन भी उनके साथ सहायता करेगा। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन में उत्तर प्रदेश शासन भी है, केंद्र शासन भी, सारे शासन और प्रशासन मिलकर के इस महाकुंभ को दिव्य भव्य और नव बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जो खास जो दारोमदार होगा वो कुंभ मेला प्राधिकरण का जो आज जो कलेक्ट्रेट का उद्घाटन होगा, उसमें जो है अधिकारी जो होंगे उनका मेन मुख्य रूप से दायित्व होगा, क्योंकि वो खास तौर से जो है महाकुंभ के लिए ही उनका जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है। और जो पुराने अधिकारी थे उन्हीं अधिकारी को यहाँ पर अपॉइंट करके लाया गया। जैसा मैंने आपको बताया, कुंभ मेला अधिकारी जो है वहाँ पे अब जिलाधिकारी की पूरी दायित्वों का निर्वाह करेंगे, पूरी शक्तियां और पूरे अधिकार उनके पास होंगे जो जिलाधिकारी के पास होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, महाकुंभ जो है वो करीब 4000 हेक्टेयर में होने जा रहा है। पिछली बार करीब 3200 हेक्टेयर में हुआ था, जबकि 800 हेक्टेयर इस बार जो है ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए एक खास तैयारियां यहाँ पे चल रही थी, इसलिए पूरा एक प्रशासन जो है उसका अलग से तैयार किया जाएगा, तो उसकी समीक्षा बैठक वहां पे की जाएगी। उसके साथ साथ जो सबसे अहम यहाँ पे जो उनका दौरे का जो वो रहने वाला है, वो करीब 45 मिनट की जो साधु संतों के साथ जो बैठक होगी, उन बैठकों में जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत ही खास वहाँ पे महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। वो जो साधु संतों के साथ जो संतों बैठक होगी वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस पूरी कड़ी के अंतर्गत, क्योंकि जो साधु संत है, मेरी भी कई साधु संतों से बात हुई, तो भूमि आवंटन को लेकर कहीं पूरी तरीके से जो है अभी जो आश्वस्त नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और उन्होंने यही यहाँ तक भी कह दिया, कुछ जो आपके कुछ ऐसे साधु संत मिले हमको जिन्होंने ये बात भी कही कि जो मेला अधिकारी वो केवल आश्वासन दे रहे हैं, वो केवल एक आश्वासन अधिकारी बन के रह गए, ना कि वो एक मेला अधिकारी हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो साधु संत है उनमें भी भूमि आवंटन को लेकर काफी जो है असंतुष्टि है। कुछ ऐसे अखाड़े थे जिन्होंने मुझसे कहा, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि हमको इतना कम यहाँ पे क्षेत्र दिया गया कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और हमको एक आह्वान नगर जो है पूरा बसाने के लिए जगह दी जाए, लेकिन वो जगह हमको नहीं दी जा रही। तो मैं आपको जैसा बता दूं कि साधु संतों के बीच में नो डाउट कहीं ना कहीं जो अभी असंतुष्टि है वो भूमि को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कई साधु संत हैं वो संतुष्ट भी हो चुके हैं, लेकिन इसी बात को लेकर के जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के साथ जो है यहाँ पे बातचीत होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी जो है वो पूरी एक समीक्षा बैठक यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जो है हो या पाया केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे वो यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज को जो भी संगम क्षेत्र है उसका पूरा निरीक्षण करेंगे, जो वहाँ पे अलुपीबाग जो फ्लाईओवर है उसका निरीक्षण करेंगे। वहां से निकल करके वो जाएंगे नैनी की तरफ जाएंगे, जहाँ पे अरेल में जो है जो पूरा क्षेत्र बना हुआ, मैं आपको बता दूं जैसे मैंने आपको बताया कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार ये फैला हुआ, तो करीब सारे इलाकों को जो क्षेत्र है उनको जो इसमें समाहित किया गया है। तो उन सब का जो जायजा लेने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं और पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। और खास तौर से इनका दो चीजों पर फोकस रहेगा। एक तो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित दौरा उसकी तैयारियां कैसे हो रही है उसको लेकर के यहाँ पे मुख्य रूप से इनके जो है यहाँ पे ये दौरा हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसी कड़ी में कल 8 तारीख को 8 दिसंबर को जो है रेलवे मंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं रेलवे की पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। तो 13 दिसंबर को जैसे मैंने बताया प्रधानमंत्री आ रहे थे, उसके पहले खास तैयारियां चल रही है। और 10 तारीख जो है 10 दिसंबर डेडलाइन जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ के अधिकारियों को दी थी कि 10 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम काम पूरा कर लिया जाए। लेकिन जहां तक अभी तक हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो उसमें ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अभी 10 दिसंबर तक काम पूरा हो पाएगा। ये काम आगे भी जाएगा, लेकिन अब यही देखना है कि इस तरीके से जो तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर के आज योगी आदित्यनाथ
दिनाथ जी क्या अपना जो है आश्वासन लोगों से लेते हैं और अधिकारी उनको किस तरह से आश्वस्त करते हैं? कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से अभी तैयारियां नहीं हो पाई हैं। तो इसी कड़ी में आपको बता दूं कि अभी जैसा कि इस महाकुंभ 2025 जो बहुत ही अनोखा कुंभ होने वाला है, पूरे विश्व स्तर पर इसको ले जाने की कोशिश की जा रही है और विश्व स्तर का समागम का आध्यात्मिक का एक सबसे बड़ा समागम ये होने वाला है। तो उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि पूरे चाहे डबल इंजन की सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, केंद्र की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, शासन हो उनका, उत्तर प्रदेश शासन हो या प्रयागराज लोकल प्रशासन हो, रेलवे प्रशासन हो, सारे लोग मिल करके तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि पब्लिक भी हर तरीके से उसको ग्रीन मुक्त और पॉलिथीन मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे महाकुंभ को जो है महा आयोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डबल इंजन की सरकार है, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी पहले भी यहाँ पे समीक्षा कर चुके हैं, कई बार यहाँ पे आ चुके हैं। अभी पिछले 27 नवंबर को यहाँ पे आए थे और उसके बाद जो है आज 7 दिसंबर को फिर आ रहे हैं यहाँ पे समीक्षा बैठक करने के लिए। उसके लिए साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ना कि योगी आदित्यनाथ जब पिछली बार आए तो उन्होंने करीब 238 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को यहाँ पे जो है क्रियान्वयन किया था। उसके साथ साथ इस बार जब केंद्र से भी करीब 2000 करोड़ की जो है परियोजना लगभग जो है यहाँ पे दी जा रही है इस पूरे महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए। तो टोटल अभी तक करीब 5435 करोड़ रुपए शासन की तरफ से जो है अभी तक दिया जा चुका। मधुर वर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आवाज नहीं आ रही है। मधुर जी से हमारी संपर्क टूट चुके हैं। फिलहाल महाकुंभ और शहरी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने का प्रयास निंदनीय है। सरकार को मांगों को सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है। पंजाब हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च शुरू। दिल्ली से आपको इस वक्त अहम खबर बता रहे हैं। 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली के लिए किया है कूच, लेकिन बहुस्तरीय अवरोध लगाकर रोक दिया गया। कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की ओर लगाए गए तो सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। दिल्ली से आपको इस वक्त अहम खबर बता रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आ रहा है इस वक्त। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त। किसानों में दिल्ली आने से रोकने का प्रयास निंदनीय है। सरकार को मांगों को सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। राहुल गांधी ने बयान दिया है। पंजाब एवं हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च शुरू हो चुका है। 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली के लिए पैदल मार्च किया शुरू, लेकिन बहुस्तरीय अवरोध लगाकर रोक दिया गया। कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की ओर कूच कर रहे हैं तो सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली से आपको इस वक्त अहम खबर बता रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने का प्रयास निंदनीय है। पंजाब एवं हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च शुरू। 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया है, लेकिन बहुस्तरीय अवरोध लगाकर रोक दिया गया है। दिल्ली से आपको इस वक्त अहम खबर बता रहे हैं। कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की ओर लगाए गए तो सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। आग देख सहमे लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। रायबरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने में बाइक जली, दुकानदार ने किया लाखों के नुकसान का दावा। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। रायबरेली से इस वक्त हम खबर बता रहे हैं, आग देख सहमे लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। आग में बाइक जली, दुकानदार ने किया लाखों के सामान जलने का दावा। ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। रायबरेली से इस वक्त हम खबर बता रहे हैं, दुकानदार ने किया लाखों के नुकसान का दावा। सूचना पर पहुंच फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से इस वक्त हम खबर बता रहे हैं आपको, दुकानदार ने किया लाखों के सामान नुकसान का दावा। ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। आग देख सहमे लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां बैंक में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड विभाग को दी सूचना। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बैंक मैनेजर के केबिन सहित 2 केबिन में लगी आग। ब्लॉक के सामने है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बैंक मैनेजर के केबिन सहित 2 केबिन में लगी भीषण आग। ब्लॉक के सामने है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, बैंक में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी। सूचना पे पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बैंक मैनेजर के केबिन सहित 2 केबिन में भी लगी है आग। ब्लॉक के सामने है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से इस वक्त हम खबर बता रहे हैं, बैंक में भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को दी सूचना। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया है काबू। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, बैंक मैनेजर के केबिन सहित 2 केबिन में भी लगी है। ब्लॉक के सामने है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से इस वक्त अहम खबर बता रहे हैं, जहां बैंक में भीषण आग लगने की घटना सामने आ रही है।
आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रायबरेली से इस वक्त की आपको अहम खबर बता रहे हैं। बैंक मैनेजर के केबिन सहित 2 केबिन में भी लगी आग। देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का